हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जिंक ग्रेन्यूल्स को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर से कैरेक्टराइज किया था। अब इसी रिएक्शन को जब हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसमें सिंबल्स यूज करेंगे। सिंबल्स क्या है यहाँ पर? प्लस का साइन और एरो। जिंक में क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एरो क्या फॉर्मेशन होगी? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। प्लस के साइन से हम मल्टीपल रिएक्टेंट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। इस वर्ड इक्वेशन में जब हम जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूला यूज होते हैं उन सब्सटेंसेस के जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन के कितने पार्ट्स हैं? इस केमिकल इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और एरो। रिएक्टेंट्स क्या हुए? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती हैं और रिएक्टेंट्स को एक दूसरे से प्लस से सेपरेट किया जाता है। प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन में फॉर्म होती हैं, यहाँ पर क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, उनको हमेशा एरो से राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से प्लस के साइन से सेपरेट करते हैं। एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो हमने देखा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन को हम इस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला। यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स किस फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या फॉर्म है, जिंक सल्फेट की क्या फॉर्म है और हाइड्रोजन की क्या फॉर्म है, ये इस रिएक्शन से हमें कहीं नहीं पता चलता। ये मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं। 3 तरीके होते हैं केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के। फर्स्ट है जब हम फिजिकल स्टेट्स बताते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। अब यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए थे इसलिए जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में स्मॉल s लिखेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाँ यहाँ पर हम ब्रैकेट में एक्वस का हम AQ लिखेंगे। जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में मिला है तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में AQ लिखेंगे और हाइड्रोजन हमें गैस फॉर्म में मिली है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम G लिखेंगे। फिजिकल स्टेट्स में हम सॉलिड लिखते हैं स्मॉल s से, लिक्विड होता है तो स्मॉल l, गैस होता है तो स्मॉल g, एक्वस होता है तो AQ। अब इसी तरह से एक और रिएक्शन है कि जब बेरियम क्लोराइड में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। अब इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। पहले बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। अब अगेन सेम प्रॉब्लम है कि इस रिएक्शन से हमें नहीं पता चल रहा कि इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस है तो यहाँ ब्रैकेट में AQ लिखेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो यहाँ पर भी AQ वर्ड आएगा। बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में स्मॉल s सॉलिड लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे। अब बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं इसलिए नीचे ब्रैकेट में हम यहाँ पर वाइट PPT मेंशन कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन अपने आप में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है रेदर देन जो इक्वेशन यहाँ पे पहले लिखी हुई थी जिसमें हमें इनकी फिजिकल स्टेट्स बोलनी पड़ रही थी। यहाँ पर हमें उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में यहाँ पे लिखा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में हैं।
अब देखते हैं लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस होता है। जो सब्सटेंसेस हमें लिक्विड स्टेट में मिलती हैं उनमें हम एल लिखते हैं, पर जिन सब्सटेंसेस का हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पर हम एक्वस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड का हमने पानी में सॉल्यूशन बनाया है इसलिए एक्वस लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को भी पानी में डिसॉल्व किया है इसलिए एक्वस यूज किया है। अब देखते हैं कि हीट चेंजेस बताकर हम किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। हीट चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, और वो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स को हीट रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, मतलब वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। कार्बन का जब कंबस्शन होता है तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जी मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेचुरल गैस मीथेन, उसका जब कंबस्शन होता है तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। हीट को हम हीट या हीट एनर्जी या सिर्फ एनर्जी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पर वाटर के साथ हमने यहाँ पर एल नहीं लिखा, यहाँ पर जी लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता, वाटर वेपर स्टेट में मिलता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो डाइजेशन की प्रोसेस से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज बॉडी सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये बहुत ही स्लो कंबस्शन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी बॉडी फंक्शंस में यूज होती है और बॉडी हीट को मेंटेन करती है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स जैसे वुड, पेट्रोल, कोल, केरोसिन, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। सारी कंबस्शन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से कंपोस्ट फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है उसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन का कंबस्शन होता है तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, पाउडर, वाइट पाउडर फॉर्म होता है, और साथ ही वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम प्रोडक्ट के साथ, मतलब एरो के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं किया था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है हम हीट को रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम हीट एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करा जाता है। तो ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। एंडोथर्मिक में लाइट का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी की एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह से अभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में मैग्नीशियम रिबन का देखा था एग्जाम्पल। मैग्नीशियम रिबन जब
कंबस्शन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है जिसके साथ वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रही है वो लाइट की फॉर्म में हो रही है। तो हमने देखा रिएक्शंस में हीट चेंजेस बताने से हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर हीटिंग को हमने इस तरह से मेंशन किया है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोरेट हीट करने पर डिकम्पोज करता है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमने हीट इस तरह से मेंशन करी थी, पर पोटेशियम क्लोरेट में हमने हीट डेल्टा से मेंशन करी है। डेल्टा भी हीट ही बताता है कि इस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है। तो या तो हम हीट को इस तरह से लिख सकते हैं या हम उस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है उसको हम डेल्टा साइन से लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन की डिकम्पोजिशन में कैटलिस्ट भी यूज होता है। ये रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो इस रिएक्शन में दो कंडीशंस मेंशन करी हैं। फर्स्ट कंडीशन मेंशन करी है कि पोटेशियम क्लोरेट हीट करने पर डिकम्पोज करता है, और सेकंड ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हुई? दो कंडीशंस हुई। दोबारा बता रही हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी वो हमने इस तरह से एरो के ऊपर और नीचे मेंशन करी थी। अब ये रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर मीथेनॉल की प्रिपरेशन हो रही है। मीथेनॉल के प्रिपरेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग भी रिक्वायर्ड होती है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो हमने एरो के ऊपर और नीचे इस तरह से लिखी है। एक हमें यहाँ पर प्रेशर बताना है, दूसरा यहाँ पे हमें टेम्परेचर बताना है, और तीसरा हमें यहाँ पर कैटलिस्ट बताना है। तो इस रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखते हैं। इस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं। क्लोरोफिल प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट होता है। इस रिएक्शन से प्लांट का फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो एरो के ऊपर और नीचे हम इस तरह से लिखते हैं।